हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेएस मिल के बारे में देखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। जेएस मिल वाज ए वेरी प्रोमिनेंट ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर। उनके लिए कहा जाता है कि ही वाज स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी लगभग सारी ही थ्योरीज में हमें इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिलती हैं। एक बार वो कुछ बात कहते हैं और फिर आगे चल करके अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए अपीयर करते हैं। वो ऐसा लगता है कि अपनी ही बात को वो काउंटर कर रहे हैं, और इसी कारण से कहा जाता है कि हिज थ्योरीज आर फुल ऑफ इनकंसिस्टेंसीज। येट ही इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल थिंकर, क्योंकि उनकी आइडियाज बहुत ही इंसाइटफुल हैं जो मॉडर्न टाइम्स में प्रैक्टिकल रेलेवेंस रखते हैं। तो इस कारण से जेएस मिल को अच्छे से पढ़ना समझना जरूरी है, फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, पीएसआईआर ऑप्शनल पर्सपेक्टिव एज वेल एज जनरल पॉलिटी पर्सपेक्टिव एज वेल। तो समझना शुरू करते हैं जेएस मिल के बारे में। अगर इनके बेसिक लाइफ के बारे में देखा था जाए तो ही वाज बोर्न इन लंदन 1806 एंड ही केम फ्रॉम वेरी स्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल हाउस होल्ड। पिताजी भी इनके एक पॉलिटिकल थिंकर थे, हिस्टोरियन थे। इनके पिताजी का नाम था जेम्स मिल, एंड जेम्स मिल वाज क्लोज एसोसिएट ऑफ जेरेमी बेंथम, यूटिलिटेरियन थिंकर, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा है। क्रूड यूटिलिटेरियन थिंकर, साथ ही साथ जिन्होंने ब्रिटेन के अंदर मॉडर्न टाइम्स में यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी को लॉ कोडिफिकेशन के लिए, प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए अलग अलग एरियाज में अप्लाई किया। तो जेरेमी बेंथम वाज वेरी प्रोमिनेंट थिंकर, और उनके एसोसिएट थे जेम्स मिल, हु वाज फादर ऑफ जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। और जेम्स मिल चाहते थे कि जेएस मिल, उनके बेटे, एक इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल की तरह बड़े हों, ग्रोन अप हों। ही वांटेड टू टर्न जेएस मिल इनटू अ जीनियस, अ थिंकिंग जीनियस। इसी कारण से जेएस मिल को अलग अलग एरियाज में ट्रेन किया गया, उनको अलग अलग चीजें पढ़ने के लिए दी गई, और जेएस मिल के अंदर एक परफेक्शनिज्म की टेंडेंसी डाल दी गई कि जो भी पढ़ो समझो, एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ो समझो। तो जेएस मिल के ऊपर एक इंटेलेक्चुअल प्रेशर सा बनना शुरू हुआ व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप बिकॉज ऑफ हिज फादर जेम्स मिल। और ये कारण है कि जेएस मिल एट अ वेरी अर्ली एज, एट द एज ऑफ 20 itself, जेएस मिल हैज सफर्ड अ सीवियर मेंटल एंड इमोशनल ब्रेकडाउन। बाद में धीरे धीरे आफ्टर हिज मैरिज विथ हैरियट टेलर वो धीरे धीरे रिवाइव करने लगे, एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग अगेन। बट क्योंकि उन्होंने इतना डाइवर्स पढ़ा है, इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, कि उनकी थ्योरीज में आपको इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिलेंगी। दैट इज व्हाई आई सेड कि हिज थ्योरीज आर फुल ऑफ इनकंसिस्टेंसीज येट इनसाइटफुल। मैं क्लास में भी अक्सर आपको कहता हूं कि जो इंसान बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेता है वो आपको थोड़ा कंफ्यूज्ड ज्यादा दिखेगा, वो आपको हमेशा ही थोड़ा परेशान दिखेगा। वो उसके पास एक किसी भी मुद्दे के लिए वन लाइनर आर्ग्यूमेंट या कंक्लूजन नहीं होगा। वो अलग अलग एस्पेक्ट से बातें करेगा, और अपने ही बातों को कई बार कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ भी वो दिखेगा, क्योंकि उसने बहुत पढ़ा है तो उसके पास अलग अलग तरीके हैं सोचने के लिए। ऐसा ही हुआ जेएस मिल के साथ। ही had read so diverse in so many areas that his thought process had become very dynamic, and that is why his theories sometimes appeared full of contradiction या inconsistencies. At a young age severe emotional breakdown भी हुआ था, but after his marriage with Harriet Taylor he revived. एक ही ऐसा एरिया है जहां पे जेएस मिल की राइटिंग में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखती है, और वो है रिगार्डिंग लिबर्टी ऑफ विमेन। विमेन को लेकर के उन्होंने एकदम क्लियर कट सपोर्ट किया है द आइडिया ऑफ विमेन फ्रीडम, विमेन लिबरेशन। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण बताया जाता है हिज क्लोज रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ हैरियट टेलर। हैरियट टेलर हरसेल्फ वाज a feminist thinker, and she was very active in suffragette movement, मतलब विमेन को भी वोटिंग राइट्स मिले,
उसमें बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही थी हैरियट टेलर। हैरियट टेलर वाज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ इक्वालिटी या इक्वल ट्रीटमेंट फॉर वीमेन। और हैरियट टेलर का इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि लगभग हर एक एरियाज में जहाँ पे भी जेएस मिल ने कुछ लिखा है वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी दिखती है, लेकिन रिगार्डिंग लिबर्टी ऑफ वुमेन पे इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखती है जेएस मिल की राइटिंग में। जेएस मिल की एक किताब है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, पब्लिश्ड इन 1869। वहाँ पे ही हैज आर्ग्यूड दैट सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ऐसा नहीं है कि विमेन आर नेचुरली इंफीरियर, लेकिन समाज ने इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए हैं कि विमेन को उसमें सबऑर्डिनेट या इंफीरियर पोजीशन दिया जाता है। सो इस तरीके से ही आर्ग्यूड इन हिज बुक द सब्जेक्शन ऑफ विमेन। इन दिस हिज बुक ही हैज आर्ग्यूड दैट वीमेन सब्जुगेशन टू मेन इज लॉजिकली अनजस्टिफाइबल। तो ये एक एरिया है जहां पे वो क्लियर कट एक स्टैंड पे रहते हुए दिखते हैं। बाकी लगभग हर एरियाज में ही शोज अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसीज। दैट इज वाई समटाइम्स ही इज नोन एज थिंकर स्टैंडिंग एट क्रॉस रोड्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जेएस मिल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया जेरेमी बेंथम के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में कि ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म एंड इन द मिडिल ऑफ 18th and 19th century he was very prominent thinker। ब्रिटेन के अंदर जेरेमी बेंथम बिकेम वेरी प्रोमिनेंट थिंकर। और जेरेमी बेंथम वाज एसोसिएट ऑफ जेम्स मिल। जेम्स मिल के बेटे थे जेएस मिल। और जेरेमी बेंथम बिकेम टीचर ऑफ जेएस मिल, क्योंकि जेम्स मिल चाहते थे कि जेरेमी बेंथम उनके बेटे को ट्रेन करें, टीच करें। तो जेरेमी बेंथम वाज टीचर ऑफ जेएस मिल। और इस तरीके से जेएस मिल को जेरेमी बेंथम से बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन हुआ क्या, देखिए, बहुत यंग एज से ही जेएस मिल अलग अलग एरियाज में पढ़ाई करते रहे, बहुत सारे ज्ञान को अर्जित करते रहे। तो यंग एज में ही उन्होंने तमाम जो ग्रीक फिलोसॉफिकल थिंकिंग है उसको पढ़ डाला था। तो ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंकिंग ऑफ आइडियलिस्ट थिंकर्स ऑफ एंशियंट ग्रीक सोसाइटीज लाइक सोक्रेटस एंड प्लेटो। तो सोक्रेटस और प्लेटो के आइडिया से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे। साथ ही साथ जब जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो ही वॉज नाउ बीइंग टॉट बाय बेंथम, एंड बेंथम वॉज यूटिलिटेरियन एंड हार्डकोर मटेरियलिस्ट। तो बेंथम की बातें सोक्रेटस और प्लेटो के बिल्कुल अपोजिट हैं। बेंथम इज टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी इन एवरी एक्शन। किसी काम का अगर फायदा है सीधा सीधा, और वो भी फायदा इन मटेरियल सेंस, प्रॉफिट, जैसे बिजनेस में प्रॉफिट हो, या बेंथम इज क्रूड यूटिलिटेरियन। आप बेंथम और सोक्रेटस के बीच का अंतर आपको समझना है तो आप समझ लीजिए कि सोक्रेटस वाज अपोजिट ऑफ सोफिस्ट्स एंड बेंथम इज वेरी क्लोज टू सोफिस्ट्स, क्योंकि जैसी बातें सोफिस्ट कहते हैं वैसी ही बातें मोरलेस बेंथम भी कहते हैं कि ऑल ह्यूमन एक्शन शुड बी गाइडेड बाय प्लेजर एंड ही डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। ऐसी ही बातें कुछ सोफिस्ट भी कहते थे। तो आप कह सकते हैं कि बेंथम यूटिलिटेरियन एंड मटेरियलिस्टिक थिंकर थे, और सोक्रेटस एंड प्लेटो तो ऑफ कोर्स वेर आइडियलिस्ट थिंकर्स, और दोनों का इन्फ्लुएंस था जेएस मिल के ऊपर। एंड दैट इज वाई उनकी राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसीज मिलेगी। जब आप दो डाइवर्स एरियाज को एक साथ लेकर के चलेंगे, या दो डाइवर्स आइडियाज को या अपोजिट आइडियाज को एक साथ लेकर के चलेंगे, तो आपकी बातों में इनकंसिस्टेंसी या कॉन्ट्राडिक्शन तो दिखेगा ही। और यही कारण है कि जेएस मिल को लेकर के तीन मुख्य बातें हम लोग सीखेंगे। पहला, ही इज कंसिडर्ड एज ए यूटिलिटेरियन हु डिस्ट्रॉयज यूटिलिटेरियनिज्म। तो वो बेंथम के यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन को आगे लेकर के बढ़ेंगे, बट in that process over a period of time he will end up contradicting Bentham himself, and that is why he is considered as a utilitarian thinker who destroys utilitarianism. He is considered as a Peter who destroyed या who denied his own master. पीटर मतलब स्टूडेंट या छोटू जिसको कहते हैं ना हम हिंदी में, गए छोटू पानी ला दो, ये ला दो, तो वो बेंथम का छोटू जैसे थे। एंड ही प्रूव टू बी अ पीटर हु डिनाइड हिज ओन मास्टर, ऐसा कहा जाता है जेएस मिल के लिए। दूसरा,
J.S. Mill will write to great extent in support of democracy, and yet in the end he will put some arguments in such a manner that he will appear a reluctant Democrat. तो हम लोग देखेंगे कि he is considered as a champion of democracy and yet called a reluctant Democrat. तीसरा, he is considered a supporter of liberty, yet कुछ बातें ऐसे लिख देते हैं जिस कारण से इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी. तो जेएस मिल को हमें आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, इसलिए 3 और वीडियोस में कम से कम बनाऊंगा जेएस मिल के ऊपर, जिसमें एक पे हम लोग चर्चा करेंगे यूटिलिटेरियनिज्म थिंकिंग ऑफ जेएस मिल. वी विल सी कि हाउ ही इज कंसिडर्ड एज यूटिलिटेरियन हु डिस्ट्रॉयज यूटिलिटेरियनिज्म. हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में डेमोक्रेसी के ऊपर उनका थिंकिंग, एंड विल सी कि व्हाई ही इज कॉल्ड अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट डिस्पाइट बीइंग ग्रेट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी. एंड देन विल सी लिबर्टी के ऊपर उनका व्यू, एंड देन विल सी कि दो ही इज कंसिडर्ड एज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ लिबर्टी येट कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, कि इनकी लिबर्टी में कुछ खास दम है नहीं, उनकी लिबर्टी के आइडियाज में. तो एक कारण जिसके लिए हम कह रहे हैं कि जेएस मिल की थ्योरी इज फुल ऑफ इनकंसिस्टेंसी, वो है कि उन्होंने 2 डाइवर्स आइडिया से इंस्पिरेशन डिराइव किए हैं, या डाइवर्स कॉन्सेप्ट्स से उन्होंने इंस्पिरेशन डिराइव किए हैं. तो एक कारण तो ये है. दूसरा कारण, व्हाई मिल वाज इनकंसिस्टेंट, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टाइम विच ही बिलोंग्ड. जिस दौर के थे जेएस मिल, जिस दौर में वो एज ए थिंकर ग्रो हो रहे थे ब्रिटेन के अंदर, वो दौर ट्रांजिशन का था, क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म जिसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि हॉब्स के साथ हुई, लेकिन उसको अच्छे से इस्टेब्लिश किया जॉन लॉक ने. क्लासिकल लिबरलिज्म को एक पीक तक लेके गए एडम स्मिथ, और क्लासिकल लिबरलिज्म के बेसिस पे उन्होंने कैपिटलिज्म की थ्योरी निकाल दी विच इज एन इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन, और एडम स्मिथ के आइडियाज को और सब्सटैंशिएट किया बेंथम ने. तो क्लासिकल लिबरलिज्म एकदम पीक कर गया था, और नतीजा ये हुआ कि क्लासिकल लिबरलिज्म के कुछ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे इन फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स. और अब क्लासिकल लिबरलिज्म के अगेंस्ट नए सेट ऑफ थिंकर जैसे कि कार्ल मार्क्स इमर्ज हो रहे थे, हु प्रपोज्ड कंप्लीट रिमूवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, रिवॉल्यूशन अगेंस्ट लिबरल एंड कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज. साथ ही साथ कुछ नए सेट ऑफ थिंकर्स हो रहे थे हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ रिफॉर्म इन क्लासिकल लिबरलिज्म. इस तरीके के थिंकर्स को कहा गया है मॉडर्न लिबरल्स. मॉडर्न लिबरल्स जो है वो भी इमर्ज हो रहे थे. तो मुद्दा ये है कि जेएस मिल जिस समय को बिलोंग करते थे वो समय था ट्रांजिशन का. क्लासिकल लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म पीक कर चुका था, और अब उस कारण से कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही थी, मेनली इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर क्लास. इस कारण से नई नई थिंकिंग इमर्ज हो रही थी. उसमें एक तरफ मार्क्सिज्म इमर्ज हो रहा था, दूसरी तरफ मॉडर्न लिबरलिज्म इमर्ज हो रहा था. और जेएस मिल इस टर्बुलेंस के एज को बिलोंग करते हैं, एंड दैट इज वाई उनकी बातों में इनकंसिस्टेंसी देखने को आपको मिलती है. कुछ कुछ बातों में वो क्लासिकल लिबरल्स जैसे सोचते हुए पाए जाएंगे, तो कुछ कुछ बातों में वो मॉडर्न लिबरल या इवन मार्क्सिस्ट जैसे सोचते हुए पाए जाएंगे. एंड दैट इज वाई ही इज कंसिडर्ड एज थिंकर स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड, या फुल ऑफ इनकंसिस्टेंसीज. थोड़ा और अगर अच्छे से समझें और बैकग्राउंड के साथ समझें तो देखिए, मेडिएवल वर्ल्ड से हम मॉडर्न एरा की तरफ ट्रांजिशन करने लगे. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था रेनेसा का, राइज ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक थिंकिंग. रेनेसा में साइंटिस्ट जैसे कि गैलीलियो, हार्वी जैसे लोगों ने अपना रोल प्ले किया. आर्टिस्ट जैसे कि लियोनार्डो डा विंची ने उन्होंने अपना रोल प्ले किया, जिन्होंने ह्यूमन के इंटरेस्ट को सेंट्रल लक्ष्य बनाया इन ह्यूमन इंडीवर. जैसे कि पेंटिंग भी करेंगे तो देवी देवताओं और भगवानों की नहीं करेंगी, इंसानों की करेंगे. लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग से कहीं ना कहीं आपको मॉडर्निटी या ह्यूमैनिटी, जो दोनों इंटररिलेटेड आइडियाज हैं, वो दिखते हैं. इसमें और प्रोमिनेंट रोल प्ले किया लिबरल थिंकर्स जैसे कि जॉन लॉक ने. जॉन लॉक से पहले हॉब्स भी हैं, जिनको कहा जाता है मॉडर्निटी के लिए उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि हॉब्स ने सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ले डाउन किया. आई होप यू आर एबल टू रिकॉल. बट फिर उसको और आगे लेकर के गए जॉन लॉक, व्हेन ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ
natural rights of life, liberty and property. He gave the concept of limited state. और जॉन लॉक के बातों को थोड़ा और फर्दर डेवलप किया एडम स्मिथ ने। तो जॉन लॉक एंड एडम स्मिथ आर कंसिडर्ड एज फादर ऑफ क्लासिकल या निगेटिव लिबरलिज्म, दोनों एक ही बात है। क्लासिकल लिबरलिज्म को निगेटिव लिबरलिज्म क्यों कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से मॉडर्न एरा में जो सबसे पहली फिलॉसफी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी डेवलप हुई है वो है क्लासिकल या निगेटिव लिबरलिज्म की। इसको बॉर्जुआ की फिलॉसफी या राइजिंग वर्कर्स क्लास की फिलॉसफी भी कहते हैं। लेकिन ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है एडम स्मिथ के साथ इट पीक्ड एंड इट लेड टू कैपिटलिज्म। नतीजा ये हुआ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर क्लास होना शुरू हुआ और उसके अगेंस्ट रिएक्शन आया इन द फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म इज ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक सोशलिज्म, क्योंकि मार्क्स से पहले भी कुछ ऐसे थिंकर्स थे जो अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे, बट मार्क्स रिजेक्टेड देम एज ए यूटोपियन सोशलिस्ट। यूटोपियन मतलब हवाई बातें करने वाले सोशलिस्ट। एंड मार्क्स एक्सप्लेन्ड सोशलिज्म इन वेरी साइंटिफिक मैनर एंड दैट इज व्हाई मार्क्स इज कंसिडर्ड एज साइंटिफिक सोशलिस्ट थिंकर। ठीक है, तो ये एक विचारधारा निकल पड़ी क्लासिकल लिबरलिज्म या निगेटिव लिबरलिज्म के बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन में। लेकिन कुछ नए सेट ऑफ थिंकर्स आए जो क्लासिकल या निगेटिव लिबरलिज्म को थोड़ा रिफॉर्म करना चाहते थे, उनको कहा गया है पॉजिटिव लिबरल्स। उन्होंने सपोर्ट किया द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब टैक्स द रिच एंड डू वेलफेयर फॉर द पुअर, जिससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो फ्रॉम रिच टू पुअर। क्लासिकल लिबरल्स क्या कहते थे? क्लासिकल लिबरल जैसे कि जॉन लॉक ने कहा है कि हमारी बॉडी पे पूरी तरीके से हमारा हक है, तो हमारी बॉडी से करने वाला जो लेबर है उस पर भी पूरी तरीके से हमारा हक है। उस लेबर से क्रिएट की हुई जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब वो भी पूरी तरीके से हमारा है। जब हम लेबर को मिक्स करते हैं नेचुरल रिसोर्स के साथ तो प्रॉपर्टी क्रिएट होता है, और वो प्रॉपर्टी हमारे फिजिकलिटी का, हमारी पर्सनालिटी का ही एक्सटेंशन है, यानी कि प्रॉपर्टी कंप्लीटली बिलोंग्स टू अस। तो प्रॉपर्टी जब पूरी तरीके से मेरे मेहनत का हिस्सा है, मेरे शरीर का ही हिस्सा है, मेरे पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है, तो फिर मैं उस पर टैक्स क्यों भरूं? अगर मैंने 10 घंटे काम करके 1 लाख रुपए कमाए हैं तो 1 लाख रुपए मेरी मेहनत का नतीजा है। वाई शुड आई पे टैक्स ऑन इट? तो अगर क्लासिकल लिबरल्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या सपोर्ट फॉर द पुअर थ्रू वेलफेयर मेजर्स इज नॉट जस्टिफाइबल, इट इज ए काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिच क्लास, क्योंकि उन्होंने मेहनत से धन संपत्ति इकट्ठा की है और आप उससे जबरदस्ती पैसा कलेक्ट कर रहे हैं ताकि गरीबों का आप वेलफेयर कर पाए। दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिच। अगर गरीब है कोई तो वो इसलिए है क्योंकि वो लेजी है, हार्ड वर्किंग नहीं है। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज नेचुरल, ऐसा बिलीव करते हैं क्लासिकल लिबरल्स, एंड दे विल नॉट सपोर्ट आइडिया ऑफ दिस वेलफेयर स्टेट एंड ऑल। लेकिन अगर क्लासिकल लिबरल्स की बातों को चुपचाप से फॉलो किया जाना शुरू कर दिया जाए, जो हो भी रहा था कुछ हद तक टिल टिल 1850s, तो इस कारण से इनइक्वालिटी समाज में सिर्फ बढ़ेगी, वर्कर्स के और कैपिटलिस्ट के बीच में इनइक्वालिटी बढ़ने लगेगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन सच में हो जाएगा। जैसी रिवॉल्यूशन की बात मार्क्स करते हैं, हम देखेंगे आगे उनके बारे में, वो सच में हो जाएगा। तो इस कारण से कुछ लिबरल थिंकर्स को ये बात समझ आ गई कि अगर हमने क्लासिकल लिबरलिज्म के आइडियाज़ को थोड़ा चेंज नहीं किया, उसमें थोड़े बदलाव नहीं किए, तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस कारण से क्लासिकल लिबरल्स के आइडियाज में थोड़ा रिफॉर्म किया पॉजिटिव लिबरल्स ने, लिबरल्स लाइक लास्की। और अब जेएस मिल की अगर बात की जाए तो जेएस मिल इस दौर के थिंकर थे। वो क्लासिकल लिबरल्स के बाद वाले थिंकर थे लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स के पहले वाले थिंकर थे। तो ही बिलोंग टू दिस क्रॉस रोड। इसीलिए कहा जाता है कि ही was inconsistent because of his diverse reading. He was inconsistent also because of his time. He was ahead of classical liberals chronologically बात की जाए तो, but before modern liberals, and that is why he is said to be standing at the crossroads. तो देखिए क्लासिकल या निगेटिव लिबरलिज्म की बात की जाए तो वहां से उसकी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है 17th सेंचुरी में ही विद हॉब्स। फिर उसको लेकर के आगे गए जॉन लॉक, और लॉक के आइडियाज को आगे लेकर के गए एडम स्मिथ, देन बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, ऐसे लोग आपको दिखेंगे।
फिर क्लासिकल लिबरलिज्म या नेगेटिव लिबरलिज्म के कारण क्या हुआ कि कैपिटलिज्म पीक, exploitation of worker class started to happen, inequality between rich and poor was widening, और इस कारण से एक बिल्कुल काउंटर थ्योरी दी गई मार्क्स द्वारा, मार्क्सिज्म, जो सपोर्ट करता आइडिया ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड डूइंग अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म कंप्लीटली। तो इस कारण से बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन we will witness reform in classical liberalism and there will be rise of modern liberalism in 19th and 20th century. This is mainly because of the threat of Marxist revolution and widening inequality between rich and poor. और मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर्स माने जाएंगे जैसे टी.एच. ग्रीन, लास्की। फिर एकदम करंट टाइम्स में अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, जे.एम. केनीस के बारे में हमने इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा है। जे.एम. केनीस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मॉडर्न लिबरल थिंकर बिकॉज ही हैज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। मेन अंतर क्या है नेगेटिव या क्लासिकल लिबरल्स एंड पॉजिटिव या मॉडर्न लिबरल्स के बीच में? मेन अंतर देखा जाए तो क्लासिकल लिबरल्स कहते हैं मिनिमल स्टेट, इसीलिए इनके लिए कभी कभार शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है कि दे बिलीव्ड इन नाइट वॉचमैन स्टेट। कहते हैं कि स्टेट का काम सिर्फ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स का मानना है कि स्टेट जो है वो वेलफेयर भी करेगा, ये लोगों के एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब अवेलेबल कराने में भी काम करेगा। स्टेट विल नॉट जस्ट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। क्लासिकल लिबरल्स बिलीव्ड इन लेजेस फेयर कैपिटलिज्म, मतलब everyone should be allowed to do whatever they want to do. Market is self corrective, यानी कि मार्केट के दो इनविजिबल हैंड्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई, एंड इट विल सेल्फ करेक्ट ईच अदर। किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है एज पर क्लासिकल या नेगेटिव लिबरल्स। गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी को लेजेस फेयर है, मतलब इट शुड बी लेफ्ट ऑन देयर ओन एंड एवरीवन शुड बी अलाउड टू डू व्हाटएवर दे वांट। बट इसको चैलेंज किया मॉडर्न या पॉजिटिव लिबरल्स ने। इन्होंने कहा कि देखिए, अच्छा मॉडर्न या पॉजिटिव लिबरल्स का जो इकोनॉमिक आइडिया है वो मेनली जे.एम. केनीस से ही इमर्ज होकर के आ रहा है। जे.एम. केनीस कहते हैं कि समटाइम्स इवन व्हेन वी डू एवरीथिंग राइट एट माइक्रो लेवल, ओवरऑल इकोनॉमी में फेल। मार्केट may not always do self correction. So when market fails, which happened during the Great Depression of 1929, then state must take corrective measures. क्लासिकल लिबरल्स क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल इज रैशनल, हर इंसान समझदार है और इसी कारण से हर इंसान अपने बारे में सोचेगा और हर इंसान अपने आप में काफी है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज अल्टीमेटली। देखिए क्लासिकल लिबरल या निगेटिव लिबरल्स जो हैं ये ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं इंडिविजुअलिज्म पे, कि इंडिविजुअल इज प्रायर टू स्टेट या प्रायर टू सोसाइटी, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन सोसाइटी। एवरी इंडिविजुअल, ये कहाँ से आ रहा है ये आइडिया कि इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट देन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी? ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है फ्रॉम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके हमने स्टेट बनाया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके हमने सोसाइटी बनाया। यही तो कहते हैं जॉन लॉक कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले हम लोग एक सोसाइटी में रहते थे, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके हमने सिविल सोसाइटी बनाई है और फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करके हमने स्टेट बनाया है। तो अगर हमने सोसाइटी खुद बनाई है, स्टेट हमने खुद बनाया है, तो इसका मतलब वी द इंडिविजुअल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्टेट या सोसाइटी, क्योंकि हम जो कुछ भी बनाते हैं वो अपने फायदे के लिए बनाते हैं। अगर हमने कार बनाई है, अगर हमने लैपटॉप बनाया है, तो वो हमारे जरूरत के लिए है। सो द मैकेनिकल व्यू या इंस्ट्रूमेंटल व्यू दैट इज सीन इन क्लासिकल लिबरल्स रिगार्डिंग स्टेट या सोसाइटी ultimately highlights the idea that individual is prior या more important than state or society, and that overemphasizes on interest of individual. Every individual is rational, self-sufficient, and the interest of individual is supreme. Society and state is there just to serve an individual. लेकिन इनके इस आइडिया में थोड़ा सा बदलाव करते हैं मॉडर्न या पॉजिटिव लिबरल्स। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, individuals will get a meaningful life या purposeful life only in a good society. So individual is not prior to या above
स्टेट या सोसाइटी, इंडिविजुअल्स लाइफ या हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट अपॉन सोशल कंडीशन। तो इंडिविजुअल के मीनिंगफुल जीवन के लिए समाज का भी अच्छा बने रहना जरूरी है। तो ये है मुख्य अंतर इन द थॉट प्रोसेस ऑफ क्लासिकल एंड नेगेटिव लिबरलिज्म। क्लासिकल और नेगेटिव लिबरलिज्म को हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये तो अलग चैप्टर ही है लिबरलिज्म का। जेएस मिल की अगर बात की जाए तो जेएस मिल इन के आइडिया से काफी हद तक उन एग्रीमेंट में थे, लेकिन साथ ही साथ उनको कहीं कहीं पर डिसएग्रीमेंट भी लगता था। लेकिन जेएस मिल के टाइम तक पॉजिटिव या मॉडर्न लिबरलिज्म डेवलप नहीं हुआ था, बट जेएस मिल कहीं ना कहीं क्लासिकल लिबरलिज्म के कुछ कुछ बातों से डिसएग्री करते थे, बट एट द सेम टाइम ही वाज नॉट इन एग्रीमेंट विथ मार्क्सिस्ट आइडिया। सो जेएस मिल इज कंसिडर्ड एज ए ब्रिज between classical liberalism and modern positive liberalism, and that is why he is considered as a thinker who was standing at the crossroad. जीएस मिल जो भी बातें कहेंगे वो एक तरीके से प्लेटफॉर्म बनेगा फॉर द पॉजिटिव या मॉडर्न लिबरल्स टू डेवलप देयर ओन थ्योरीज, एंड दैट इज वाई जेएस मिल इज कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर ऑफ मॉडर्न या पॉजिटिव लिबरलिज्म। एज आई टोल्ड यू, अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो लिबरलिज्म की थ्योरी हमें अलग से पढ़नी है, लेकिन हम अब जब जेएस मिल पढ़ रहे हैं, आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि सोशलिज्म लिबरलिज्म अलग से, आइडियोलॉजीज वाले चैप्टर में यह सब अलग से पढ़ना है। लेकिन हम जेएस मिल को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो वो वाला चैप्टर का भी अच्छा खासा हिस्सा यहीं कवर हो जाएगा। तो लिबरलिज्म के बारे में थोड़ी सी बात हमने की यहाँ पे। वी सॉ कि हाउ जेएस मिल हैज प्रोवाइडेड अ फाउंडेशन या प्लेटफॉर्म for rise of new branch in liberalism, which is known as positive या modern liberalism. Now in the next video I will be covering this idea कि why J.S. Mill is considered as a utilitarian who destroys utilitarianism, supporter of democracy yet called a reluctant democrat, supporter of, उसके अगले वीडियो में देखेंगे supporter of liberty yet considered as prophet of empty liberty। तो आने वाले 3-4 वीडियो J.S. Mill के ऊपर होंगे, बट हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों तक मैं वीडियोस ना ला पाऊँ, बिकॉज आई हैव सम अदर प्रायोरिटीज़। तो आई हैव टू ऑल्सो गो आउट ऑफ टाउन फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों पे मैं कुछ वीडियोस ना ले आ पाऊँ। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास ऑन PSIR में भी डायरेक्टली ऑन मंडे। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो कल ही ले आऊँ, बट मे बी अगर नहीं ऐसा हो पाया तो नेक्स्ट PSIR क्लास विल बी ऑन कमिंग मंडे। थैंक यू।